आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 6 की जो हिंदी की पुस्तक है उसमें बचपन जो संस्मरण शैली में लिखी गई रचना कृष्णा सोवती जी की है वह उसके बारे में बताऊंगा। कृष्णा सोवती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ था। विभाजन के बाद यह उनका जन्म स्थान पाकिस्तान में चला गया और उनकी मृत्यु 25 जनवरी 2019 को दिल्ली में हुई। कृष्णा सोवती जी का जो बचपन है वो पहाड़ों का टूरिस्ट प्लेस शिमला, हिमाचल की राजधानी, वहाँ बीता और इसके बाद वो फिर दिल्ली में उन्होंने साहित्यिक सेवा की और नौकरी भी उन्होंने की। 1980 में लिखी उनकी जिंदगी नामा जो उपन्यास है उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2001 में उन्हें सलाका सम्मान दिया गया। 2017 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। बादलों के घेरे में शीर्षक से उनका कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने फिक्शन शैली में लिखी गई कहानियाँ प्रकाशित की गई हैं। हम इस पाठ में लेखिका के बचपन के जो संस्मरण हैं, जो उनकी यादें हैं जिसका उन्होंने उल्लेख किया है और आधुनिक समय में आ रहे जो बदलाव हैं, जो लोगों के रहन सहन में, लोगों के जीवनचर्या में बदलाव आ रहे हैं उसका उल्लेख किया है और बड़ी उम्र होने पर उनके जीवन में आए जो बदलाव हैं उसको भी उन्होंने रेखांकित किया है। हम अब पाठ की विषय वस्तु पर आते हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं, यानी उनके परिवार में उनको जीजी कहा करते थे। लेकिन जो उम्र का एक अंतर है उसके अनुसार वो कहते हैं कि जो ये बच्चे कहानियाँ पढ़ रहे हैं, अगर मैं उनसे रिश्ता जोड़ूं तो मेरा रिश्ता नानी, दादी, बुआ और बड़ी मौसी का हो सकता है। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, यानी उनका जन्म 20वीं शताब्दी में हुआ था। उनका जन्म 1925 में हुआ तो ये 20वीं शताब्दी है और अभी जो 2020 चल रहा है ये 21वीं शताब्दी है, 21st सेंचुरी है। तो लगभग एक सदी का समय बीत गया। इस दौर में बहुत से बदलाव हुए हमारे समाज में, भारत आज़ाद हुआ, भारत का जो डेवलपमेंट है और पूरी दुनिया में जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है उससे हमें तरह तरह के जो संसाधन है, उपकरण है वो उपयोग में मिले। तो इस तरह से काफ़ी बदलाव आ चुके हैं जिसका उल्लेख हम इस रचना में देखेंगे। वो कह रहे हैं कि मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। मैं पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, यानी बचपन के दिनों में कलरफुल कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े पसंद होते हैं बच्चों के। और जब बड़ी उम्र होती है तो धीरे धीरे लाइट कलर के कपड़े या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने लगते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो नीला, जामुनी, ग्रे कलर, काला, चॉकलेटी, ये इस तरह के कुछ कलर थे जो वो अक्सर पहनती थी। और अब सफ़ेद, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में, दशक मतलब 10 वर्ष का समय एक दशक कहलाता है, तो यानी पिछले कुछ दशकों में कई तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले वो फ्रॉक, फिर निक्कर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारा ये पहनती थी। यानी छोटे बच्चों के जो फ्रॉक्स होती हैं गर्ल्स के लिए, निक्कर वाकर है, स्कर्ट्स है घेरादार, लहंगा है, घाघरा है, ये सब पहनती थी। लेकिन जब अब उम्र बड़ी हो गई है तो वो चूड़ीदार पैजामा और घेरदार कुर्ता अब ये उनका पहनावा बन चुका है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं बचपन में कि जो हमें बहुत दिनों तक याद रह जाती हैं, वो पसंदीदा चीज़ें होती हैं। तो लेखिका कहती है कि वो हल्की नीले और पीली धारी वाला फ्रॉक पहनती थी जिसको वो याद कर रही हैं। गोल कॉलर वाला और बाजू पर गोल कफ, यानी एक हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, ये उनका पसंदीदा एक फ़्रॉक है जिसको वो आज भी याद करती हैं। नीले रंग की उसमें फ्रिल लगी हुई थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल रखने का, जैसे कोट वगैरह में लोग लगा लेते हैं,
और बालों में इतराते रंग बिरंगे कलर के रिबन, बालों को जो चोटी जब बांधते हैं उसमें रिबन यानी फीता बांध लेते थे, और वो कई कलरफुल, वो बच्चों को, गर्ल्स को बहुत अच्छे लगते थे। आजकल हम स्कूल यूनिफॉर्म के साथ है बहुत से स्कूल्स इसको लागू करते हैं, अदरवाइज़ ये चीज़ें अब कम हो गई हैं। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। लेमन कलर मतलब नींबू के कलर वाला, जिसमें येलो और ग्रीन का मिक्सअप। तो इस तरह से प्लेट्स जो पड़ी हुई है, चुन्नट पड़ी हुई फ्रॉक था, और नीचे उसके फर टकी हुई थी, यानी जिस तरह से जैकेट वगैरह में सर्दियों से बचने के लिए रुएदार चीज़ें लगाई जाती है उसको फर बोलते हैं, वो उसमें लगी हुई थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं। ट्यूनिक मतलब स्कर्ट्स विथ ऊपर का जो पहनावा वो एक साथ जुड़ा होता है। तो ट्यूनिक भी याद है उन्हें, जो चॉकलेट रंग का था, और अंदर एक कोटी थी जो प्याजी कलर की थी, यानी पिंक कलर की। दूसरा ग्रे और उसके ऊपर सफ़ेद कोटी। ये उनकी उन दिनों की चीज़ें याद हैं जो वो पहनती थी। फिर लेखिका कहती हैं कि हमें बचपन में मोजे और स्टॉकिंग लंबे मोजे पहनने पड़ते थे, वो याद हैं। अब उनकी याद आने के पीछे और भी एक कारण है कि उन्हें वो खुद धोने पड़ते थे। वो चीज़ें नौकर या नौकरानी को धोने के लिए नहीं दी जाती थी, उनकी इसकी सख्त मनाही थी, क्योंकि वो दुर्गंध युक्त ये चीज़ें हैं, आपका पसीना वगैरह से ये चीज़ें दुर्गंध भर जाती है। तो कह रहे हैं कि हमें बचपन में इतवार के सुबह हमें इसी काम पर लगते थे, यानी वीकेंड में छुट्टियों का दिन होता था संडे, तो संडे को इसी कार्य में लगा दिया जाता था। फिर स्टॉकिंग को और मोजे को धो लेने के बाद जूतों की पॉलिश का नंबर आता था, तो सभी बच्चे मिल करके अपने अपने ब्रश से और कपड़े से जूते पॉलिश करते थे, और पॉलिश इतनी देर तक रगड़ी जाती थी जब तक चमक ना आ जाए। पहले के जो जूते थे और उसका जो लेदर होता था उसमें पॉलिश को काफ़ी घिसना पड़ता था, तब चमक आती थी। अब हमारे पास लिक्विड के रूप में और भी अच्छी क्वालिटी की पॉलिश भी आ चुकी है कि बहुत कम रगड़ने में पॉलिश आ जाती है। लेखिका कृष्णा सोवती जी कहती हैं कि सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। तो यहाँ उन्होंने सरवर नाम के एक व्यक्ति को संबोधित किया है। ये संस्मरण शैली में लेखन शैली की एक विधा के अनुसार एक काल्पनिक पात्र भी हो सकता है, ये एक कोई उनका फ्रेंड्स यानी मित्र भी हो सकता है जिसे वो अपने बचपन के दिनों के बारे में बता रही हैं, या फिर जिसको किसी पत्रकार आदि को जो जीवनी सुना रही हैं अपने जीवन के बारे में, उसका भी नाम हो सकता है। तो उन्होंने अपने उसे जिसको वो बातें बता रही हैं उसको सरवर के नाम से संबोधित किया है। तो कह रहे हैं कि मुझे बचपन में बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता था। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, यानी जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते थे तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। इसका कारण ये था कि उस समय जो लेदर प्रयोग की जाती थी यानी चमड़ा लगता था वो काफ़ी सख्त होता था, क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो जब आप नए जूते पहनते थे तो छाले पड़ जाते थे, या तो पैर के अगले हिस्से में लगते थे या आपके जो टकनी होती है उसके बगल में लगने लगते थे, पीछे लगने लगते थे। तो उससे बचने के लिए रुई है या कोई पुराना सा कपड़ा है उसको लगा लिया जाता था, और एक सप्ताह आदि के अंत में लगभग धीरे धीरे वो सेट हो जाते थे हमारे पैरों में, फिर लगना यानी चोट लगना, दर्द होना बंद हो जाता था। तो इसके लिए उन्हें रुई रखनी पड़ती थी। अगर जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे और तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क आ चुका है। सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि अब जूते इस तरह के नहीं आते, बहुत अच्छी क्वालिटी के आने लगे। रैक्सीन ही सही, और लेकिन क्वालिटी अच्छी है कि अब नहीं लगते हैं। फिर उन्होंने एक दूसरी घटना के बारे में बताया जो उन्हें बहुत याद है और अच्छे से उन्होंने इसको अपने यादों में संभाल कर रखा हुआ है कि हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। अब ये क्या है? ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, और कैस्टर ऑयल होता है एक 5-6 फीट का एक पौधा होता है, उसमें छोटे छोटे ब्लैक कलर के दाने निकलते हैं जिसको रेंड या अरंडी बोलते हैं। उसका जो तेल निकलता है उसका स्वाद अच्छा नहीं होता है, एक तो अजीब तरह का स्वाद, स्मेल भी अजीब तरह की, तीखापन उसमें। तो इस वजह से इस तेल को क्यों पिलाया जाता था बच्चों को कि पेट के कीड़े आदि मर जाएं,
और थोड़ा स्वास्थ्यवर्धक होता है, पेट में जो कब्जियत प्रकार है वो समाप्त हो जाती थी, ऐसा माना जाता था, इसलिए पिलाया जाता था। आज इन सब चीज़ों के लिए मार्केट में बहुत सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, टैबलेट उपलब्ध हैं। अब ये कैस्टर ऑयल भी है लेकिन उसकी रिफाइंड क्वालिटी आ गई है मार्केट में। तो वो कह रही हैं कि हमें शनिवार को ये दवा पीनी पड़ती थी, लेकिन शनिवार को सुबह से ही नाक में गंध आने लगती थी इस दवा की, यानी उसकी याद बहुत बुरी थी। तो वो छोटे से शीशे के गिलास में जिन पर ठीक खुराक के निशान बना दिए जाते थे कि बच्चे को इतने पीने हैं, इसमें इतना भर करके, तो वो निशान देख करके ही शनिवार को उल्टी सी आने लगती थी, मितली आना, उल्टी आना। मुझे आज भी लगता है, अब वो लेखिका सोचती हैं कि अगर वो उस दवा को नहीं भी पीती तो ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली थी, सेहत भी ठीक ही रहती, लेकिन उस समय पेरेंट्स का दबाव रहा होगा और उन्हें वो पीना पड़ता था बिना इच्छा के, यानी अनिच्छा के साथ पीना पड़ता था। लेखिका आगे कहती हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की जो दिलचस्पियाँ हैं, यानी जो आपकी पसंदीदा चीज़ें हैं, पसंद भी बदल गई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे पास जो आसपास संसाधन होते हैं उसके आधार पर हमारी पसंद भी बनती रहती है। अब उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन एक प्रकार का मनोरंजन का वो साधन है था, जिसमें डिस्क फॉर्म में, जो जैसे डीवीडी या सीडी होती है उस तरह से एक बड़ी बड़ी सीडी आती थी, उसको प्लेयर पर लोड कर दी जाती थी और वो बजता था। आपने अगर पुरानी फिल्म में देखा होगा तो ग्रामोफोन के दृश्य दिखाए जाते हैं। तो वो चीज़ें थी, मनोरंजन का एक सबसे अच्छा साधन था जो उस समय लोगों के पास होता था। फिर रेडियो का प्रचलन में आया, फिर टेलीविज़न आ गए, फिर कलर टेलीविज़न आया, पहले ब्लैक एंड वाइट, फिर कलर टेलीविज़न आया। तो रेडियो और टेलीविज़न ने हमारी मनोरंजन की दुनिया को, हमारी सूचना की दुनिया को बहुत तेज़ी से बदलाव किया। अगर आप न्यूज़ चैनल पुराने अपने पेरेंट्स से जानेंगे तो न्यूज़ चैनल में बीबीसी की जो न्यूज़ चैनल है बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ मानी जाती थी और आज भी है, तो उसको लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। फरमाइशी गीत आते थे रेडियो में, तो और टेलीविज़न में तो सिर्फ डीडी नेशनल और डीडी न्यूज़ 2 ही चैनल होते थे। लेकिन इन सब चीज़ों ने भी समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया, मनोरंजन की दुनिया में क्रांति आ गई। लेकिन जब आप अपने समाज से, अपने समय से अब अगर आप तुलना करें आज 2020 के उसमें, तो आपके पास ढेर सारे विकल्प आज मौजूद हैं। आपके पास टेलीविज़न के बेहतर विकल्प मौजूद हैं, एलईडी स्क्रीन से हैं, और आपके पास इंटरनेट की वजह से आप हॉटस्टार, अमेज़ॉन, ये सारी चीज़ें, वेब सीरीज़ के माध्यम से आप चीज़ें देख सकते हैं। यूट्यूब है और आपके पास अनेक तरह के वीडियोज़ प्लेटफार्म है जहां आप चीज़ें देख सकते हैं। विकिपीडिया और गूगल सर्च ने आपको, मतलब आपके हाथ में सारी सूचनाओं का एक बड़ी बुक्स सी दे दी है। तो ये बहुत सा बदलाव अब आ चुका है, आप देख सकते हैं इसमें। तो हमारे फिर आगे लेकर कहते हैं हमारे बचपन की कुल्फ़ी आज आइसक्रीम में परिवर्तित हो गई है। आइसक्रीम के अनेक फ्लेवर आपको उपलब्ध हैं, वनीला वगैरह के फ्लेवर, आपको बहुत से कलर है। तो ये सारे उपलब्ध बदलाव आ चुके हैं। कचौड़ी समोसा, उस समय के कचौड़ी समोसा आज के पैटीज़ में बदल चुके हैं। सहतूत और फालसे, खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में तब्दील हो गए हैं। पहले घरों में इन चीज़ों से, जो फल हैं उनसे, सहतूत है, फालसा है, खसखस है, बेल भी है, तो इनसे वो बनाए जाते थे, शरबत वगैरह तैयार किए जाते थे जो हमें गर्मी से भी राहत देते थे और मौसम के अनुसार ये बनते थे। लेकिन आज मार्केट में बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनियों ने बहुत सी चीज़ें बना रखी हैं आपके लिए। कोक, पेप्सी, ड्यू, मिरिंडा, बहुत से विकल्प आपको मिल जाएंगे। लेकिन भले ही आज हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, लेकिन टेस्टी हैं और बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, इसलिए लोगों का रुझान इस तरफ ज़्यादा हो गया है। वो कहते हैं कि उन दिनों कोक नहीं बल्कि लेमनेड और विम्टो मिलती थी, यानी जो चीज़ें शुरुआत हुई थी उस समय लेमनेड और विम्टो का ब्रांड ही उनके पास उपलब्ध था उस समय। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चे जो को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। ये उस समय के काफ़ी नामी वेंडर्स थे। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने के लिए। ब्राउन ब्रेड जो मार्केट में उपलब्ध थी, तो वो घर में बच्चों की ड्यूटी थी कि आज कौन जाएगा, कल कौन जाएगा लाने के लिए। तो ब्राउन ब्रेड यूज करती थी वो। आज आप देखिए कि ब्रेड हर घर में उपलब्ध है। कस्बों में भी ब्रेड अब आसानी से ताज़ी ब्रेड मिल जाती है, हर दुकान में उपलब्ध है, विकल्प बहुत हो गए हैं। उस समय इतनी सहजता नहीं थी ब्रेड की।
हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। यानी बच्चों को पर भी पाबंदियां थी उनके स्वास्थ्य को लेकर, जिन चीज़ों को लेकर आज भी रहती हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे पास पहले से अधिक चीज़ें उपलब्ध हैं। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। लेखिका कहती है कि अन्य भाई बहनों में घर में चूँकि संयुक्त परिवार होता था तो अन्य बच्चे भी होते थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टॉक लेखिका के पास। तो कहती मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी, यानी तुरंत नहीं खाती थी, खड़े खड़े नहीं खाती थी। घर लौट करके साइड बोर्ड पर रख दिया और फिर रात को खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती थी। आप बच्चों में भी कई बार इस तरह के चीज़ें होंगी कि अगर 2-4 बच्चों को एक साथ कोई चीज़ परचेज की या गार्जियन से मिलती है तो कुछ बच्चे छिपा लेते हैं और जब सबकी ख़त्म हो जाती है तब दिखा दिखा खाते हैं। यानी इसका अपना चिढ़ाने का भी एक अपना आनंद है कि दूसरों को देखो ख़त्म हो गई, मेरे पास अब भी है। और कई बार कुछ उसमें भी शरारती बच्चे होते हैं, दूसरे का छीन के भी खा जाते हैं। फिर हो गई गुत्थम गुत्था लड़ाई झगड़ा, ये ऐसे भी चलता है। इसका यानी इन संस्मरणों का एक आनंद है अपना, इन चीज़ों का बड़े होने पर आनंद मिलता है। शिमला के काफल बहुत ये याद आते हैं, खट्टे मीठे। ये फल का नाम है, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, यानी ये फलों के नाम है, काफल, रस भरी और कसमल। सोच कर ही, यानी बड़े होने पर पुराने दिनों की बातों को सोच करके ही मुँह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ थी, आग पर भुने जाते थे और उन्हें छिलके उतार कर सीधे मुँह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, इसकी अपनी एक विशेषता थी। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल होता था। यानी वो इस डिज़ाइन से बनाई जाती थी कि नीचे शंकु का आकार और ऊपर उसका जो मुंह है वो खुला हुआ, उसमें उसे तिरछी लपेटते हुए ऊपर तक चौड़ी की जाती थी। यानी उसमें नीचे तो कम ही रहता था और ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा दिखता था, जिससे कि हाथ में आसानी से डाला जा सके। उन दिनों अपने बचपन को याद करते हुए कहते हैं, उन दिनों क्रांति फिल्म, एक बहुत ही क्रांति फिल्म आई थी जिसमें देश के स्वतंत्रता संघर्ष को दिखाया गया है। उसमें देश के स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी की सज़ा दी जाती है। उसमें बहुत अच्छे लोकप्रिय गीत फिल्माए गए। उन्हीं में से एक गीत ये था, चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे में, यानी जैसे आज आपके जो आपके समय का लोकप्रिय गीत है आपको कंठस्थ हो जाता है, याद हो जाता है, ऐसे ही उन दिनों भी बच्चों को ये गीत लोकप्रिय था और बच्चों को कंठस्थ था, यानी याद था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते हैं, यानी छिड़कवाते हैं, वही चने की पुड़िया पर। और पूरा गिरजा मैदान, इस शिमला के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं कि पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती रहती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास तरह की लय और रफ्तार थी। यानी कहने का मतलब बड़े मज़े से, बड़े आनंद से उसको खाया जाता। आप उसको चाहो तो 1-2 बार या 3 बार में मुट्ठी भर के सीधे खा सकते हो, लेकिन जब आप उसका एंजॉय करने लगो तो आप धीरे धीरे एक एक चना मुंह में डालते जाओ और उसको आनंद से आप घूमते रहो। तो ये उनका बचपन का दिन था। छुटपन, यानी छोटे में हमने शिमला रिज भी एक पॉइंट है, एक जगह है, पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला में हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था। लेकिन लेखिका कहती हैं कि पता नहीं लोगों घोड़ों को कमतर, यानी उन्हें कम महत्व क्यों देते हैं, उन पर हंसते हैं। ननिहाल के घोड़े उनके खूब हृष्ट पुष्ट थे और खूबसूरत थे। तो कहने का मतलब ये है कि जिन दिनों घोड़ों, यानी सेना में घोड़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तब घोड़ों का बहुत मान सम्मान होता था। अब मध्यकालीन युद्ध प्रणाली में घोड़ों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि ये सेना को मूव करने के लिए फास्ट साधन माना जाता था घोड़ा। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे पास मशीनरी आ गई है, जिस वजह से घोड़ों का थोड़ा सा महत्व कम हुआ है, इसलिए कम हमारे समाज में दिखते हैं। फिर कहते हैं घोड़ों की बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की बजती घंटियाँ, दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती थी और लगता था जैसे चर्च में जो प्रभु यीशु हैं, यानी ईसा मसीह हैं, ये ईसाई धर्म के देवता हैं, तो ऐसे जैसे स्वयं कुछ कह रहे हों, स्वयं एक मैसेज दे रहे हों सभी को उन घंटियों के माध्यम से। यानी बहुत ही एक तरह से रूहानी, एक तरह से बहुत ही अलौकिक
दृश्य उभर करके वहाँ आता। सामने आकाश में होता सूर्यास्त, यानी जो सामने है पहाड़ हैं, पहाड़ों के पीछे छिपता सूर्य। आप चित्र में भी देखें तो आप देखते होंगे पहाड़ों के पीछे से छिपता हुआ लाल सूर्य बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आकाश में, जब संध्या काल होने लगता है तो आकाश में लालिमा छा जाती है, तो वो नीले रंग की गुलाबी रंग की मिक्सअप जो है आसमान में फैल रही हैं। दूर दूर फैलो पहाड़ों के धीरे धीरे मुखौटे, जो उनके पहाड़ों का स्वरूप है, उनके एक तरह से मुखड़े माने मुख गहराने लगते, मतलब धुंधले होने लगते, यानी रात ढलने लगती। और देखते ही देखते फिर बत्तियां टिमटिमाने लगती, यानी लाइट की रोशनी जल जाती। दुकानों में, मॉल्स में स्ट्रीट लाइट्स, रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट एक जगह है शिमला में ही कि स्कैंडल पॉइंट में भीड़ से उभरता हुआ कोलाहल, क्योंकि शिमला एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ टूरिस्ट जो जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, तो उनका आपस की बातचीत, उनका लौटना, उस दृश्य को देखना, तो बहुत ही शोर उभरता था वहाँ से। फिर वो सरवर को कहते हैं कि सरवर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, यानी वो एक दुकान को और याद करती हैं जिसमें शिमला कालका ट्रेन का मॉडल रखा हुआ है। शिमला कालका ट्रेन उस समय की तेज रफ्तार वाली गाड़ी थी। अब इसमें भी बहुत बदलाव आया है। हमारी जो भारतीय रेल है उसमें हमारे पास शताब्दी ट्रेन, राजधानी ट्रेन, दुरंतो ट्रेन, बहुत फास्ट गाड़ियां हैं हमारे पास। और हमारा जो नेक्स्ट फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है, वो बुलेट ट्रेन की ओर जा रहा है। सेमी बुलेट ट्रेन का तो हमने ट्रायल भी आपका दिल्ली से और आगरा तक ट्रायल भी किया जा चुका है। तो ये बहुत चीज़ें हमारे अब समय बदल गई हैं, लेकिन हम पुरानी चीज़ों को आज भी याद करते हैं, उसको संग्रहालय में सुरक्षित रखते हैं। तो जो शिमला कालका ट्रेन का मॉडल है वो वहाँ रखा हुआ है। पटरियों पर वो खड़ी ट्रेन, छोटे डिब्बों वाली, एक लाल टीन वाला जो स्टेशन है वो बना हुआ है। सामने सिग्नल देता हुआ एक खंभा और सुरंगें बनी हुई है। पहाड़ों को काट करके, पहाड़ों में अंदर छेद करके रास्ते बनाए जाते थे, ट्रेन की पटरियाँ बिछाई जाती थी। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। अब कह रहे हैं कि हम कभी कभी हवाई जहाज़ यहाँ देखने को मिलते हैं। और दिल्ली में चूँकि एयरपोर्ट है और पहले से है, तो उस समय वहाँ से जो आवाज़ आती है वो बच्चे उन्हें देखने दौड़ जाते। लगता है जैसे एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा हो पंख फैला करके, वो दूर से ऐसे ही आसमान में दिखता है। आज भी गांव में, कस्बों में हवाई जहाज़ की आवाज़ सुन करके थोड़ा सा देखने का मन करता है, और उसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कहाँ जा रहा है। कभी कभी वो बादलों के अंदर चला जाता है तो हमें उसकी सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। तो वो कह रहे हैं कि आज ये चीज़ें हैं, आज बहुत सी स्पीड आ गई है। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जो उन्हें कभी नहीं भूलती, और वह दुकान थी उनकी जहाँ उनका पहली बार चश्मा बना था। वहाँ अंग्रेज़ों के डॉक्टर थे, यानी अंग्रेज आज़ादी से पहले हमारे देश का में शासन भी कर रहे थे, लेकिन अन्य प्रकार के काम, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, अन्य सेवा सेक्टर में भी लगे हुए थे, और एजुकेशन में भी, यानी टीचिंग के क्षेत्र में भी वो थे। तो ऐसा नहीं है कि हर अंग्रेज शासन ही रूल ही कर रहा था, और बहुत से हमारे देश में योगदान भी कर रहे थे। तो जो अंग्रेज डॉक्टर थे उन्होंने उनको दिखाया, तो छोटे बड़े मेरे चेहरे में कह रहे हैं कि देखते ही देखते उन्होंने कहा कि आंखों में आपको कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा दूध पिया करो, बच्चे दूध पिएंगे। वैसे आजकल के भी बच्चे दूध नहीं पीना चाहते, और क्रीम पड़ जाए उसमें तो और भी मुश्किल हो जाता है। दूध से बनी चीज़ खा लेंगे, आइसक्रीम वगैरह या और चीज़ें, लेकिन दूध कम। लेकिन दूध में चूँकि एक सर्वगुण संपन्न पौष्टिक आहार है, इसमें सभी चीज़ें होती हैं पर्याप्त मात्रा में। आपका प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, खनिज भी हैं, फैट भी है, तो ये बच्चों को पीना चाहिए। मेरा भी आग्रह है कि आप अगर सुन रहे हैं जब वीडियो तो आप इसको ध्यान में रखें। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जो कहते हैं वो दोहरा देती, बच्चे थे रिपीट करने का मन करता है, कि उन्होंने डॉक्टर ने उनको कहा था, सलाह दी थी, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, यानी चश्मा उतर जाएगा। लेकिन ऐसा होता कहाँ है कि एक बार चश्मा चढ़ा तो अब तक नहीं उतरा, बस नंबर कभी कम हुआ और कभी उम्र बढ़ी तो ज़्यादा हो गया। लेकिन लेखिका को ये एहसास हो गया कि वो इसकी स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि वो दिन की रोशनी को छोड़कर, यानी खुले सूर्य की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने पढ़ती थी। तो टेबल लैंप की जो रोशनी है वो तेज़ होती है, तो तेज़ रोशनी में आँखों में चकाचौंध पैदा करती है और आँखों को प्रभावित भी करती है। तो हमें एक नॉर्मल लाइट में ही पढ़ना चाहिए। तो बोले अगर हम ऐसा करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा, आँखें तो ख़राब होंगी ही।
तो जब पहली बार उन्हें चश्मा लगाया तो उनका जो चचेरा भाई था, वो कह रहे हैं कि मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, बोला देखो देखो आँख पर चश्मा लगा ताकि सूझे दूर की, और यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। सूझे माने दिखाई दे, यानी चश्मा इसलिए लगाया है कि लड़की को दूर का दिखाई दे, और लेकिन इसको अपनी चेहरा नहीं पता कि लंगूर जैसी शक्ल लग रही है, यानी बंदर जैसी चेहरा इसका हो गया है। तो बचपन है, बच्चे हैं, अगर कोई चढ़ाएगा तो खींच भी पैदा होती है, झुंझलाहट होती है कि मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है। पर अंदर से ये आवाज़ आ रही थी उनके कि ये शेर यानी ये पंक्तियाँ बुरी नहीं हैं। फिर जब वो चाय पीकर चले गए डॉक्टर, तो मैंने अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी यानी चश्मा उतार कर देखा, फिर लगा करके देखा, फिर उतारा। तो इस तरह से वो देख रही थी कि क्या वाकई उनकी जो सूरत है लंगूर जैसी दिखाई दे रही है। कभी नहीं में उत्तर आता, कभी हाँ में उत्तर आता। क्योंकि हाँ में इसलिए कि वाकई कुछ चेहरे में हमारे बदलाव आ जाता है। जब हम चश्मा पहनते हैं, फर्स्ट टाइम चश्मा लगाना शुरू करते हैं, तो हमारा चेहरे का जो लुक है वो काफ़ी बदल जाता है। तो कभी उन्हें हाँ लगता, कभी ना। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर भी पहन लिया, देखा कि इसमें कैसा लग रहा है, तो कुछ अजीब सा लगा, अच्छा भी लगा और कुछ मजाकिया सा भी। तो लेखिका कहती हैं कि तब की बात और थी और अब की बात अलग है। अब तो चेहरे में चश्मा ऐसे लग रहा है जैसे घुल मिल सा गया हो। बिना चश्मे के अगर कभी चश्मा उतार कर रख दें, खाली चश्मे के जो चेहरा है वही अजीब लगता है, क्योंकि हमारे साथ कुछ चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं तो हमें वो अच्छी लगने लगती हैं। तो अब उम्र बड़ी हो गई तो वो चश्मा एक तरह से चेहरे के साथ घुल मिल सा गया है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की वह सूरत, यानी बचपन के दिनों को वो याद कर रही हैं और कह रही हैं कि हाँ, इन दिनों शिमला में जब वो शिमला जाती हैं या शिमला में होती हैं तो वो सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हैं। उन्होंने कई रंग बिरंगी कलर की जो टोपियां हैं जमा कर रखी हैं, यानी वो उनकी हॉबी में था, उनके पास कलेक्शन है अच्छी टोपियों का। और अब कह रहे हैं कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज, यानी जो दिल्ली का पहनावा है वो दुपट्टा और सलवार कुर्ता उसको पहनना, और अब कहाँ है कि हिमाचल का जो पहनावा है सहज सरल सुभीते वाली, यानी बहुत ही सरल लगने वाली, सहज लगने वाली हिमाचली टोपियाँ। यानी उन्हें अभी भी दिल्ली की अपेक्षा हिमाचल का पहनावा वो ज़्यादा पसंद आता है और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस पाठ में आपने देखा कि कृष्णा सोबती ने अपने बचपन का उल्लेख किया है। मैंने इसमें कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं कि आप अपने बचपन का, यानी बच्चे अपने समय का उल्लेख करें। तो मैंने उन चीज़ों का भी उल्लेख किया है जहां आप उसको ध्यान से सुन करके अपने प्रश्नों के उत्तर आसानी से बना सकते हैं कि आपके समय में अब क्या बदलाव आ गया है। जैसे प्रश्न अभ्यास में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे कि लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या करती थी। तो आपने देखा कि उन्हें प्रत्येक इतवार को अपने मोजे, स्टॉकिंग्स धोने पड़ते थे और जूतों को पॉलिश करनी पड़ती थी। शनिवार को उन्हें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल की दवाई पीनी पड़ती थी। तो ये उनके काम थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। तो ये बदलाव की बात है। तो ये भी पाठ में चीज़ें आई और मैंने उसको पॉइंट आउट भी किया है। अब पाठ से पता करो कि लेखक को चश्मा क्यों लगाना पड़ा, तो उसकी भी चर्चा है कि वो दिन की रोशनी को छोड़कर टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ती थी, इसलिए उनकी आंखों में रोशनी कम हो गई और उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। और इस बात को लेकर उसके भाई चिढ़ाते भी थे कि सूरत तुम्हारी लंगूर जैसी दिखाई दे रही है। बाद में वो चश्मा उनके चेहरे के साथ एक तरह से एडजस्ट हो गया और फिर उन्हें अच्छा लगने लगा। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े लेकर खाती थी, उन फलों के नाम लिखिए। तो एक तो उन्हें चॉकलेट पसंद थी, और फलों में आपने देखा कि काफल है, रसभरी और कसमल है, भुने हुए चने हैं, ये सारी उन्हें चीज़ें पसंद थी। तो ये प्रश्न अभ्यास के भी आप जो संस्मरण से क्वेश्चन हैं, फिर संस्मरण से आगे के जो प्रश्न हैं जिसमें आधुनिक चीज़ें क्या हैं, तो आपको आधुनिक चीज़ें आप बहुत अच्छे से मैंने आपको बताई हुई हैं और आप भी अपने से सोच समझ कर तो लिख सकते हैं। और अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना हो, तो आप क्लास 6 में हैं तो आप अभी भी छोटे ही हैं, लेकिन फिर भी अभी आपको 2-4 साल के अंतराल की कोई ऐसी पसंदीदा ऐसी अच्छी घटना कोई याद है आपको, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये कहानी मेरे द्वारा जो कही गई वो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और धन्यवाद आपको।